Hello everyone. Now there is seems a possibility of signing a free trade agreement between UK and India जो कि बनता दिख रहा है by the end of this year. तो हो सकता है इस एंड के नजदीक यानी आप दिसंबर में सोच सकते हैं कि यूके और इंडिया जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले. नाउ ये एफटीए इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके पीछे जो है क्या इश्यूज रहे हैं, इंडिया के साइड से जो है वो क्या कंसर्न्स रहे हैं, यूके का क्या कंसर्न रहा है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस 2 में और जीएस 3 में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है क्या है यूके इंडिया एफटीए और इसमें क्या क्या कंटेंशियस इश्यूज है. तो इसी कारण इसको हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं और आप होप कर सकते हैं कि इस साल प्रीलिम्स में भी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए. नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी. माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज गिवन बाय एडुकेमी, ऑल यू नीड टू डू इज स्कैन दिस क्यूआर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. अब देखिए इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है विद यूके, ये पुराना है, ठीक है. आफ्टर ब्रेक्सिट इसकी बात स्टार्ट हुई थी और पिछले साल ही माना जा रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. तो पिछले साल ही माना जा रहा था कि इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा. मतलब पिछले साल बात की गई थी कि 2022 के दिवाली तक वी विल हैव अ एफटीए बिटवीन यूके एंड इंडिया. लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर इंडिया अड़ा हुआ है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर यूके अड़ा हुआ है और इनके बीच में जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया. लेकिन इस साल क्योंकि बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए हैं और आपको पता है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो भी अभी यूके विजिट किए थे. तो इसके पीछे का आपको सारा रीजन पता चलेगा और मान के चलिए कि हो सकता है कि इस एंड तक आपको एक एफटीए देखने को मिले. नाउ अगर आप बायलैटरल ट्रेड जो है वो इंक्रीज किया है बाई, आप देखेंगे तो $20.36 बिलियन इन 2022 टू 23 एंड इसके पहले जो है इंक्रीज किया था $17.5 बिलियन से. तो ऑब्वियसली जो ट्रेड्स है वो इंक्रीज कर रहा है. ऑब्वियसली जो पोस्ट इकोनॉमिक आप बोल सकते हैं पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रहा है उसके बीच में ट्रेड्स भी रिकवर कर रहे हैं. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इंक्रीज देखने को मिला है. लेकिन यहां पर आप मान लीजिए कि ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं कि अगर एक एफटीए साइन हो जाता है तो ये नंबर्स आप समझ सकते हैं कि ये 5 टाइम्स इंक्रीज होने का जो है यहां पर पोटेंशियल है. आपको पता है अभी वहां पर भी जो है रिजिम चेंजेस हुआ है. यूके में भी गवर्नमेंट जो है वो बार बार चेंज होती रही है, बहुत स्टेबल नहीं रही है. तो उस केस में जो अभी न्यू सेटअप बना है वहां पर डिफरेंट ऑफिशियल्स का जो है न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है. तो उस केस में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऑफिशियल विजिट करते हैं. इन ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात हुआ है खास करके एंड और जो वीजा पॉलिसी है उसको लेकर भी बात हुई है कि इंडियन नेशनल्स को जो है वो ज्यादा मौका दिया जाए यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री में. ये सारे इश्यूज को हम लोग देखेंगे पूरे, जब हम लोग डिस्कशन में देखेंगे तो सारे एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे. लेकिन इनका जो ये ट्रिप है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और माना जा रहा है कि होपफुली जो है दिसंबर तक वी विल सी अ एफटीए. अब देखिए हो क्या रहा है, इसमें बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस मैंने ऑलरेडी बोल दिया 13-14 राउंड्स हो चुके हैं. अब लास्टली एक यूके के द्वारा एक लार्जेस्ट एवर डेलीगेशन भेजा रहा है बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को. ठीक है, ये माना जा रहा है कि ये जो आने वाले हैं आजकल में आएंगे, ये जो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट होने वाला है इसमें करीबन 55 मेंबर डेलीगेशंस हैं जो कि यहाँ आएंगे. और ये बेसिकली क्या होता है, ये डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं और वो इंडिया के बिजनेस ग्रुप से इंटरैक्ट करेंगे, नेगोशिएशंस होगा और फाइनली यही जो है वो कल्मिनेट कर जाता है एफटीए में. बिकॉज जो मेन जो आपके बिजनेस जो वेंचर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको आपस में बात करना जरूरी है. ठीक है, वो एक तरह से इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस बनाते हैं और अगर ये फाइनली अच्छे से हो जाता है, सारा नेगोशिएशंस जो है वो मतलब अच्छे से हो जाता है, वहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाता है तो एक एफटीए आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब देखिए दोनों कंट्री जो है वहां पर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल. दोनों कंट्री चाह रही है कि अगर एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के बीच में अगर एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है तो ये अपने इलेक्शन कैंपेन्स में ये गवर्नमेंट यूज कर सकती है. वहां की जो कंजर्वेटिव पार्टी है ऋषि सुनाक वो भी यूज कर सकते हैं इसको और इंडिया के केस में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहां पर न्यू जॉब्स को लेकर जो है वो डेफिनेटली अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज कर सकते हैं. तो यहां पर एक पॉलिटिक्स का भी पॉइंट है जिसको अगर मेंस में अगर आप कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब आपको पता है कि आफ्टर ब्रेक्सिट यूके का कोशिश रहा है, ब्रेक्सिट इसीलिए हुआ था क्योंकि यूके चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन के पॉलिसीज से बाहर आ जाए और अपना इंडिपेंडेंट ग्लोबल पॉलिसीज चलाए. ठीक है, इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वो ट्रेड रिलेशंस बनाए और इंडिपेंडेंट एफटीएस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ साइन करे. और इसमें अगर वो इंडिया के साथ साइन कर लेता है जो कि सबसे ग्लोबली इमर्जिंग इकोनॉमी है तो ये उसके लिए भी बहुत बड़ा जीत होगा. अब देखिए यहां पर अचानक से ये एफटीए की बात क्यों होने लगी और यूके जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट क्यों ले रहा है कि जल्दी से जल्दी एफटीए साइन हो जाए. बिकॉज आपको पता है आफ्टर कोविड बहुत सारे सच्चाइयां जो है वो बाहर आई है. देखिए पहले ये माना जाता था कि चाइना इज इनविंसिबल, वहां पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था, जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, ये माना जाता था कि ये हमेशा उसी अमाउंट से उसी फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस करते रहेंगे. लेकिन आपको पता है कोविड से चाइनीज इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं हर्ट हुई है, जिसके बाद वो खुद अभी रिकवर नहीं कर पा रहे. तो उस केस में जो है ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ये चाहते हैं कि ये कुछ
एक्स्ट्रा कुशन लेके चलें, उस केस में ये एक पॉलिसी लेके आए हैं दैट इज कॉल्ड चाइना प्लस वन पॉलिसी। इनका मतलब क्या है कि चाइना में जो एग्जिस्टिंग उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ठीक है, इंटैक्ट रहे, इसके अलावा बेटर अपॉर्चुनिटीज जो चीपर, जैसे जो चीप मार्केट जैसे लेबर है, जैसे इंडिया की बात कर सकते हैं आप, बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, वियतनाम की बात कर सकते हैं, और भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो वहां ये सोच रहे हैं कि अगर चाइना परफॉर्म नहीं कर सकता है जैसा वो सोच रहे हैं तो उस केस में उनको कुछ कुशन लेके चलना पड़ेगा, और इस बीच में इंडिया जो है वो बहुत ही प्रोबेबल डेस्टिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि यूके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन इंडिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता है आरसीईपी जो था, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि बोला जा रहा था कि पूरी तरह से इस रीजन के ट्रेड रिलेशंस को बदल के रख देगा, और इंडिया का था इसमें बहुत सारा इश्यूज था। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो था वो चाहता था कि सर्विस में एंट्री हो। ठीक है, इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है दैट इज आईटी। नाउ आरसीईपी कंट्रीज ने जो है वो माना नहीं कि इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए मौका दिया जाएगा, तो इंडिया ने इस एग्रीमेंट से, इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप से ही बाहर अपना जो है बोला कि हम इसमें नहीं रहेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए जो है वो लॉस होगा। ठीक है, अगर ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रेड रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वंस अगर आपका एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। तो इंडिया ने बहुत सोच समझ के जो है वो इससे बाहर रहने को कहा है कि हम लोग जो है वो आरसीईपी के मेंबर नहीं रहेंगे। अब करंटली इसमें जो कंट्रीज है वो आपस में ये ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, लेकिन इंडिया ने जो है वो इससे बाहर का रास्ता देख लिया। अब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट एफटीएस करना चाह रहा है, ताकि वो अपने सारे जो, देखिए जनरली होता क्या है ना कि लोकल आपके जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपका ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। आप कोई ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर ले जिसकी वजह से आपका डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में अगर आप उलट के देखेंगे तो ऐसा बहुत सारा एग्रीमेंट्स रहा है जो पूरे कंट्री के इकोनॉमी को बिल्कुल खराब करके रख दिया है। ठीक है, तो इंडिया के केस में जो है यहां पर लोग बहुत केयरफुली प्रोसीड कर रहे हैं। तो आरसीपी को हमने देख लिया ना। अब देखिए यूके के साइड से वो क्या क्या चीज में जो है इस एफटीए में उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन्होंने क्या क्या अपने कंसर्न्स रखे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने बोला है कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज जो है इंडिया में, खास करके उनका जो मेजर प्रोडक्शन है जैसे स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स, लैम्ब मीट, चॉकलेट्स, ठीक है, इस पे जो है देखिए अभी जो करंटली सेटअप है ना उसमें क्या है कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया को बहुत सारे यहाँ पर जो है जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी कम मिलता है, काफ़ी रीजनेबल टैरिफ्स हैं इन यूके। लेकिन इंडिया जो है वो क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, अपने ट्रेड को बचाना चाहता है, तो बहुत सारे चीज़ों पर ऑलमोस्ट 100% ड्यूटी लगाता है। ठीक है, बस डबल, आप जैसे जो भी स्कॉच विस्की वहाँ पर मिलता है उसके जस्ट डबल दाम में आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये बात हो रही है कि आप जो स्कॉच विस्कीज हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स, खास करके जो ईवी की बात हो रही है, उस पर आप जो है अपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को घटाइए, ताकि ये जो आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन पाए। ठीक है, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली इस पे सोचेगा, बिकॉज यहां पर ये बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है ईवी का भी, और आपको पता है लिकर बिजनेस भी बहुत बड़ा है, तो इस केस में इंडिया को इस पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यूके के साइड से उनका ये कहना है कि एफटीए में होना चाहिए। दूसरा उनका क्या है कि वो जो लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी जो है वो एंट्री चाहते हैं इंडियन मार्केट में। अगेन इन पर भी जो है बहुत तरह का लिमिटेशंस लगा हुआ है, उनके भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि यहाँ के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में घुसना चाहते हैं। तो अगेन उनका है कि इस चीज को आप लिबरलाइज करिए ताकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए। देखिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर कंट्री है, उनके भी लोगों का बहुत जरूरत है, वहां पर भी जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जरूरत है। तो उन्होंने बोला है इंडिया को कि इंडिया इतना बड़ा बैंकिंग और इंश्योरेंस मार्केट है, तो कुछ परसेंटेज आप अगर हमारे खोलते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्होंने एक तीसरा चीज क्या बोला है, देखिए इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जनरली माना जाता है जहां पे आईपीआर वॉल्यूशंस बहुत होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉल्यूशंस बहुत होता है। तो उन्होंने बोला है कि वो जो उनका जीआई टैग्स है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, उसको वो बहुत बोल सकते हैं एकदम हद तक जाके उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो जाए। ठीक है, उसको कॉपी नहीं कर लिया जाए। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप बोलेंगे तो स्टिल्टन चीज़ है, चेडार चीज़ है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ वैराइटीज़ हैं जो कि यूके में देखने को मिलता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह को यहाँ पर कॉपी कर लिया जाए और उनके जो ट्रेड को जो है उसको मतलब हानि पहुँचाया जाए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर जीआई प्रोटेक्शन उनको अच्छे से मिले। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने और इंडिया से रिक्वेस्ट किया है वो क्या है कि जो ईवी पर उन्होंने जो इंडिया करेंटली ईवी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखा है, ऑलमोस्ट डबल रखा है, 100% के आसपास है। तो उन्होंने कहा है कि आप इसको घटा के एटलीस्ट 75% करिए, ताकि ये जो यूके में बनने वाले ईवी व्हीकल्स हैं वो थोड़ा सा इंडिया के मार्केट में उतर पाए। ठीक है, और अपना जो है वो मार्केट जमा पाए। लेकिन आपको पता है इंडिया में जो है डोमेस्टिक मार्केट ईवी का वो भी दिन ब दिन ग्रो होता चला जा रहा है। टाटा हो, महिंद्रा हो, सारे लोग जो है वो ईवी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो इंडिया जो है वो प्रोटेक्ट करना चाह रहा है हमारे डोमेस्टिक ईवी
ईवी मैन्युफैक्चरर्स को, लेकिन उनका कहना है कि आप थोड़ा परसेंटेज जो है हमें भी रियायत दीजिए और यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो थोड़ा सा घटा कर दीजिए। इसके बाद इंडिया के साइड से बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ग्रेटर एक्सेस फॉर इट्स स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम सेक्टर्स लाइक आईटी। ठीक है, इंडिया का देखिए, इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्टर है सर्विस का, तो उनका कहना है कि आप जो ये बैन लगा, बैन नहीं एक्चुअली जो आपने लिमिट रखा है कि आप 1 लाख एनुअल वर्क वीजास देंगे, उसको आप इंक्रीज करिए और यहां पर से जो है ज्यादा आईटी वर्कर्स वहां पर जा पाए, ताकि जो है रेमिटेंस जो इंडिया को आता है वो भी बढ़ पाए और लोगों के पास जो गवर्नमेंट है वो भी क्लेम कर सकती है कि वो न्यू अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर रही है। इसके बाद अगर हम देखिए दूसरा सेक्टर जो कि इंडिया के साइड से जो काफी लगा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, दैट इज एपरल एंड जेम एंड ज्वेलरी। ठीक है, ये भी इसके लिए, क्योंकि ये बहुत लेबर इंटेंसिव ये सेक्टर है, यहां पर बहुत लोगों को जॉब्स मिल सकता है। तो ये, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूके में इंडियन ज्वेलरी के लिए काफी मांग भी और डिमांड भी रहता है, लेकिन ये सेक्टर जो है वो दूसरे कंट्रीज जो है इसमें काफी अपना जो है वो नाम जमाते चले जा रहे हैं, जैसे उसमें एक है दैट इज बांग्लादेश। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि एपरल, जेम ज्वेलरी और टेक्सटाइल की भी बात करें तो इंडिया को थोड़ा सा उनको रियायत देना चाहिए, क्योंकि अभी 10% जो है वो टैरिफ लगता है इंडिया पे, जबकि आप देखेंगे बाकी जो राइवल्स है इंडिया के, लोकल रीजनल राइवल्स है बांग्लादेश, उनको उन पे काफी कम टैरिफ लगाया जाता है और वो उनका जो मार्केट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है यूके मार्केट में। ठीक है, तो इंडिया के साइड से ये स्टैंस है। तीसरा इंडिया ने बोला है दैट इज रूल्स ऑफ ऑरिजिन। देखिए, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे इंडिया और यूके के बीच में एफटीए साइन होता है। नाउ आप मान के चलिए यूके क्या कर रहा है, यूके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, एक कुछ ऐसा प्रोडक्ट है उसका जिसमें उसका मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं जो इंपोर्ट्स है, जो उसमें क्रिटिकल इंपोर्ट्स लग रहा है वो बाहर से ला रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को बस थोड़ा सा चेंज करके जो है वो इंडियन मार्केट में सेल करना चाह रहा है। नाउ इंडिया और यूके के बीच में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये तो प्रोडक्ट आराम से इंडिया में बिक जाएगा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं करना है कि आप उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूज करके आप दूसरे कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको साइफरिंग करिए इंडिया में। तो यहां पर क्या होगा, एक तरह से एफटीए का वॉयलेशन। जैसे मान के चलिए अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीद के आप उसको थोड़ा सा उस पर नेम प्लेट चेंज करके उसको, या नेम चेंज करके अगर आप इंडिया में एफटीए के अंदर बेच दे रहे हैं, तो ये एफटीए का वॉयलेशन होगा। तो इंडिया ने क्लियर कट बोला है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन को वो बहुत स्ट्रिक्टली मानने वाले हैं। अगर वो प्रोडक्ट अगर जैसे यूके में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उसको एफटीए के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको यहां पर नहीं, और मतलब आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं नोटोरियस कंट्री है दैट इज चाइना। चाइना जो है वो क्या करता है, साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे नेशंस के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स का है वो डंपिंग करता है। ठीक है, और वो ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं ये दूसरे कंट्रीज के साथ एफटीए साइन कर रखे हैं। तो होता क्या है कि चाइनीज प्रोडक्ट इनडायरेक्टली इन एफटीएस के द्वारा इन कंट्रीज, टारगेट कंट्रीज में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने बोला है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली मानने वाले हैं। ठीक है, ताकि जो है चाइनीज प्रोडक्ट से आप हमारे मार्केट को डंप नहीं करें। ठीक है, इसके बाद हम बात हो रही है, देखिए इंडिया ने बोला है टैरिफ बैरियर्स की बात की, तो कुछ खास टैरिफ बैरियर्स नहीं है इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके। ठीक है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने डब्ल्यूटीओ के बीच में रिलेशंस पढ़ा होगा, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के टर्म्स को आप जानते होंगे, तो उसमें एक टर्म होता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ठीक है, बेसिकली ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा जो है वो उसको, मतलब उसमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉलो किए गए हैं, और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसे कि यूके है जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। तो इंडिया के केस में क्या था ना, इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्ट्स होता था, मीट प्रोडक्ट्स होता था, या फिर आप जो बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होता था, इसको यूके डिनाई कर देता था एंट्री, बिकॉज ये बोलता था कि ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर जो है वो खरा नहीं उतर रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं इंडियंस लोग, ताकि हम लोग जो है इस तरह के मीट्स का कंजम्पशन करें या मिल्क का कंजम्पशन करें। तो इंडिया ने बोला है कि आपके जो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, इसको आप अब रिमूव करिए, बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, अब ये जो पुराना आप हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो सब स्टैंडर्ड है, वो मेजर्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की चीज़ों को हटाइए और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एंट्री दीजिए। तो अगर ये एफटीए साइन होता है तो डेफिनेटली इंडिया को यहां पर भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा जो रुकावट देखने को मिल रहा है दैट इज इश्यू ऑफ कार्बन टैक्स। ठीक है, अब देखिए कार्बन टैक्स क्या है, यहां पर आपसे इसमें प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज जो ये मेजर्स यूज करने वाले हैं, यूके के द्वारा बोला गया है कि वो एक तरह का कार्बन टैक्स लगाएंगे। दिस इज इन लाइन टू यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया गया एक टैक्स होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको CBAM बोलते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। बेसिकली ये इनका कहना क्या है कि आप वैसे चीजों का एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बनाने में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, ठीक है, तो उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जिसको हम लोग कार्बन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे खास करके मेटल का प्रोडक्शन, जैसे आप बोलते हैं सीमेंट, ठीक है, तो सीमेंट का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि वहां पर GHG एमिशंस होता है।
तो इसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा इन कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया भी पता है आपको सीमेंट एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा करता है, तो उस केस में अगर इस तरह का जो आपका कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे और फिर कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे। तो इसमें बोला गया कि यूके को कि आपको इसमें थोड़ा सा लिबरलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपका जो नियम है उसको आप फॉलो करिए, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा लिबरल रहिए ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी भरपूर मौका मिल पाए यूके के मार्केट में, ठीक है। इसके देखिए, ये तो एफटीए की बात हो गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, जिसकी भी बात हो रही है। ये तो अभी क्या हुआ, ट्रेड में जनरली तो मर्चेंडाइज और सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लो की भी बात होने वाली है, ठीक है। एफटीए में जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी बात आता, तो एक इन्होंने सेपरेटली बोला है कि हम लोग एफटीए के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन करेंगे और इसमें फ्री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया टू यूके एंड यूके टू इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स बोला है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया की तरफ से कंटेंशियस है कि आप जो है यहां पर जो लोकल डिस्प्यूट मैकेनिज्म होता है उसको एग्जॉस्ट करें। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि यूके का कोई कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में एफडीआई लेकर आया और कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, यहां पर उस लोकल रेगुलेशंस की वजह से उसका कुछ केस हो जाता है। आपको पता है वोडाफोन का केस हुआ है, बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ है। तो इंडिया का कहना क्या है कि अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो आप पहले डोमेस्टिक जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारे कोर्ट्स है, वहां पर आप अपील करिए, ठीक है, ना कि डायरेक्टली आप इस इशू को लेके इंटरनेशनल कर दें। इससे क्या होता है कि वंस ये इशू इंटरनेशनल हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है जनरली कंपनसेशन, इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत टाइम कंपनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स वैक्स को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इस केस में बोला है कि पहले आप लोकल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करिए, तब जाके आप जो है इस इशू को आप इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का कहना है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बात यही होता है कि इन्वेस्टमेंट में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसका सेटलमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, और दोनों कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करते हुए होना चाहिए, ना कि एक कंट्री पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दिया जाए। तो इस केस में इंडिया ने बोला है कि अगर कुछ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है हमारे बीच में तो वहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को जो है इंडिया के हिसाब से पहले डोमेस्टिकली करना चाहिए और फिर आप जो है इसको इंटरनेशनली ले जा सकते हैं, ठीक है। अगेन इस पर कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, जब एफटीए साइन होगा तो उस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें बुलेट पॉइंट्स में कवर कर लेंगे कि इस एफटीए में क्या है। लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि इसमें इंडिया के साइड से क्या कंटेंशियस इश्यूज हैं और यूके के क्या कंसर्न्स हैं। अगर इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन फ्रेम डिफरेंट पॉइंट्स। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।